दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, प्रेसिडेंट, रॉयल्स, बिलियनियर, साइंटिस्ट, सब एक ही जगह और एक ही सीक्रेट। 4 जनवरी 2026 न्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने एक डिजिटल वर्ल्ड खोला। उस वर्ल्ड में थे हजारों पेजेस, हजारों ईमेल्स। उनमें छुपे थे वो नाम जिन्हें दुनिया अनटचेबल मानती थी। ये सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं था, ये पावर का सबसे बड़ा अब्यूज था। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है एक ऐसा बम जो आज भी फट रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये फाइल्स सच में इंसाफ लाएंगी या फिर ये भी एक कवर अप? वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। ब्रुकलिन के एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। बाहर से देखे तो ये एक आम कहानी लगती है, लेकिन आने वाले दशकों में यही नाम दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस केस में शामिल होगा। बचपन में एप्स्टीन पढ़ाई में तेज था, खासकर मैथ में, लेकिन कॉलेज डिग्री कंप्लीट किए बिना ही उसने पढ़ाई छोड़ दी। फिर भी किसी तरह न्यूयॉर्क के एक डिसेंट स्कूल में मैथ का टीचर बन गया। 1970 और 80 के दशक में एप्स्टीन ने खुद को एक मिस्टीरियस फाइनेंसर के रूप में स्टेब्लिश किया। वह दावा करता था कि वह अमीर लोगों के पैसे को और ज्यादा अमीर बना सकता है। धीरे धीरे उसने अपनी जगह बना ली। अरबपतियों के बीच, राजनेताओं के बीच उसकी लाइफ स्टाइल किसी फिल्म से कम नहीं थी। आलीशान मेंशन, प्राइवेट जेट और कैरेबियन में एक प्राइवेट आइलैंड। लेकिन 2000 में शुरुआती दशक में आरोप सामने आने लगे। इल्जाम था कि वो नाबालिग लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी, उसकी काली दुनिया के राज खुलने लगे। एक तरफ हाई प्रोफाइल दोस्त, दूसरी तरफ अंधा पैसा और संगीन आरोप। लेकिन इस कहानी के सेंटर में एक और नाम आता है, गैसलीन मैक्सवेल। 1961 में फ्रांस में जन्मी और परवरिश ब्रिटेन में हुई। वो थी ब्रिटिश मीडिया के टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी, एक पावरफुल और कॉन्ट्रोवर्शियल बिजनेसमैन। 1991 में उसके पिता की मौत मिस्टीरियस तरीके से हो गई। इसके बाद गैसलीन अमेरिका चली गई और वहीं उनकी मुलाकात हुई जेफरी एप्स्टीन से। इल्जाम ये था कि मैक्सवेल गरीब और नाबालिग लड़कियों को मसाज या जॉब के बहाने इस आइसलैंड पर लेकर आती, जहां उनके साथ भयानक दुर्व्यवहार होता था। ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, नेटवर्क ग्लोबल लेवल तक फैला हुआ था। और इस पूरे सिस्टम का सेंटर था कैरेबियन में एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। वहाँ कोई रूल नहीं चलते थे, वहाँ चलते थे तो सिर्फ एप्स्टीन की पावर। ऊंची ऊंची दीवारों, हजारों कैमरा, टाइट सिक्योरिटी और उन दीवारों के अंदर एक ऐसी दुनिया जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती थी। 2005 में फ्लोरिडा पाल्म बीच के एक नाबालिग लड़की के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एप्स्टीन ने उनकी बेटी के साथ यौन शोषण किया है। शिकायत मिलने के बाद बीच पुलिस एक्शन लेती और एप्स्टीन के मेंशन पर रेड मारती। लेकिन वहाँ जो मिला वह शॉकिंग था। मसाज टेबल, सेक्स टॉयज, न्यूड फोटोग्राफ और मल्टीपल विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स। लेकिन यह तो क्लियर था कि यह कोई गलती नहीं, यह एक पूरा पैटर्न है। एविडेंस स्ट्रॉन्ग थे, केस भी सॉलिड था। सबको ऐसा लगा कि इसको कोई बड़ी सजा होगी। लेकिन यहाँ पर साइन होती है एक डील, द नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, जिसे द स्वीट हार्ट डील भी कहते हैं, जिसमें उसे 13 महीने की जेल होती है। और वह कुछ ऐसी होती है कि वह 12 घंटे ऑफिस जा सकता था, यानी दिन में वह बाहर रहता, अपना काम करता और रात में वह जेल में आकर सो जाता। लेकिन साल 2019 में कई सालों की चुप्पी के बाद जेफरी एप्स्टीन का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। नई जांच शुरू होती है, महीनों तक चुपचाप काम होता है। फ्लाइट रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, पुराने बयान दोबारा जोड़े जाते हैं और हर उस कड़ी को तलाशा जाता है जो सच तक ले जा सके। 6 जुलाई 2019 को जब जेफरी एप्स्टीन विदेश से लौटकर न्यूयॉर्क पहुंचा, उसे टेटरबोरो एयरपोर्ट पर फेडरल के एजेंट्स अचानक गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यूयॉर्क की एक फेडरल अदालत में पेश किया जाता है और नाबालिगों की यौन तस्करी और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सेक्स ट्रैफिकिंग के जैसे गंभीर आरोपों में उसे दोषी पाया जाता है और उसे सीधा जेल भेज दिया जाता है। उसे रखा जाता है न्यूयॉर्क की कुख्यात जेल मेट्रोपॉलिटन कॉन्करेशन सेंटर में। यह वही जगह है जहां सबसे खतरनाक और हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। लेकिन अदालत की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही 10 अगस्त 2019 की सुबह एक चौंकाने वाली खबर आती है। जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया और उसी दिन जेल के सारे कैमरे बंद होते हैं जो कि काम नहीं कर रहे थे, और जिन गार्डों की ड्यूटी थी वो रात में सो गए और गवर्नमेंट रिपोर्ट इसे सुसाइड कह देती है। लेकिन यही ये सवाल पैदा होते हैं कि इतना अहम कैदी इतनी कड़ी निगरानी में फिर भी कैसे ऐसा हो गया कि एक ही रात में सारे कैमरे खराब हो गए और जो गार्ड्स तैनात थे वो सब एक साथ सो गए। और आज भी यही सवाल उठता है, क्या सच में यह सुसाइड ही था या फिर किसी ने सच में को हमेशा के लिए चुप करा दिया? एप्स्टीन की मौत के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि उसके साथ कई राज दफन हो गए। वो फाइलें जिनमें ताकतवर लोगों के नाम आ सकते थे, वो गवाहियां जो पूरी कहानी बदल सकती थी, सब कुछ अधूरा
अधूरा रह गया। जेफरी एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसके पीछे छूटे सवाल आज भी जिंदा है और शायद यही कहानी का सबसे डरावना सच है। गलत, लेकिन यहाँ पर बहुत एंट्री होती है वेरिजिना गुफारे, जो इस केस की एक विक्टिम थी। उन्होंने गैसलिन मैक्सवेल और एप्स्टीन नेटवर्क के खिलाफ विक्टिम की कहानी दुनिया के सामने रखी। उनकी गवाही ने 2019 के बाद मामलों को और सार्वजनिक दबाव को काफी बढ़ा दिया। और यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि उन सभी आवाजों की लड़ाई थी जिन्हें लंबे समय तक अनसुना किया जा रहा था। इसी दौरान फाइलें सामने आती जिनका नाम सुनते ही सिस्टम बेचैन हो गया। एप्स्टीन फाइल्स, हजारों पन्नों में के दस्तावेज जिन्हें नाम, तारीख और कनेक्शन, जिन्हें सालों से जानबूझकर सील करके रखा गया था। लेकिन इस बार कोर्ट पीछे नहीं हटता और आर्डर देता है कि इन फाइलों को पब्लिक खोला जाए और इन्हें रिलीज किया जाए। लेकिन जब एप्स्टीन फाइल खोली गई तो लोगों को एक शॉकिंग सीक्रेट नहीं मिला, बल्कि पूरा सिस्टम दिखा, हजारों पन्नों में फैला हुआ। इन दस्तावेजों में फ्लाइट लॉग थे जिनसे पता चलता था एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कौन कौन सफर करता था। एड्रेस बुक और कॉन्टेक्ट लिस्ट थी जिनमें बेहद पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम दर्ज, ईमेल रिकॉर्ड्स और अपॉइंटमेंट शेड्यूल थे जो मीटिंग, ट्रिप्स और कनेक्शन की टाइमलाइन बनाते। कई जगह विक्टिम्स की स्वार्म स्टेटमेंट थी जहां उन्हें बताया गया था कि उन्हें कैसे मैनिपुलेट किया गया, कैसे ट्रस्ट तोड़ा गया और कैसे सालों तक उनकी आवाज दबाई गई। जरूरी बात यह थी कि यह फाइलें किसी को दोषी साबित करने का फाइनल वर्डिक्ट नहीं थी, बल्कि ऐसे सुराग थी जो बड़े सवाल खड़े करती थी। कौन जानता था, कौन शामिल था और कौन आंख मूंद कर खड़ा था। इन पन्नों ने यह साफ कर दिया कि यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, यह पावर, एक्सेस और साइलेंस नेटवर्क का था। और सच यह था कि इन फाइलों को खोलते ही सिस्टम की असहजता सबको दिखाई देने लगी। जब यह फाइल रिलीज होती तो इसके बाद नाम सामने आते हैं जो राजनीति, बिजनेस और हाई सोसाइटी की सबसे ऊंची परतों से जुड़े थे, जैसे बिल क्लिंटन। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स में नाम आया। क्लिंटन ने किसी भी लीगल एक्टिविटी से इनकार कर दिया। फिर दूसरा नाम आता है प्रिंस एंड्रयू। एप्स्टीन और विक्टिम के साथ क्लोज एसोसिएशन के एलिगेशंस लगे। इस केस ने ब्रिटिश रॉयल फैमिली को ग्लोबल स्क्रूटिनी में ला दिया। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप। अर्ली सोशल कनेक्शन और पार्टी फोटोज के सामने आई जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पार्टी कर रहे थे। फिर नाम आता है बिल गेट्स। मीटिंग और इंस्ट्रक्शंस रिपोर्ट हुई जिसे गेट्स ने प्रोफेशनल मिस्टेक का नाम दिया। ऐसे ही बड़ी बड़ी हस्तियों के बहुत सारे नाम इसमें सामने आए। ये लिस्ट एक चीज दिखाती है, एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसकी दुनिया उन लोगों से जुड़ी हुई थी जिन तक आम आदमी भी कभी नहीं पहुंच सकता। और इन फाइल्स में जब ऐसे नाम आते हैं तो यह सवाल नहीं होता कि कौन गिल्टी और कौन नहीं है, सवाल होता है कि कौन कौन जानता था और कौन चुप रहा। इसमें ऐसे नाम आते हैं, इसमें ऐसे नाम आए जिन्हें लोग अपना इंस्पिरेशन मानते थे। स्टीफन हॉकिंग का नाम भी फाइलों में आता है, लेकिन सबसे जरूरी बात पहले समझ लो, इन फाइलों में किसी को दोषी साबित नहीं किया गया, सिर्फ यह दिखाया गया कि नेटवर्क कैसे काम करता था। रिकॉर्ड्स और ईमेल का जिक्र है जो जेफरी एप्स्टीन ने भेजे थे। ये फाइलें सिर्फ सेक्सुअल एब्यूज की कहानी नहीं सुनाती, ये किसी और ही चीज की तरफ इशारा करती है। धीरे धीरे ऐसा पैटर्न सामने आता है जो किसी कॉम्प्रोम्प्ट ऑपरेशन जैसा लगता है। एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों को फंसाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उनकी खामोशी खरीदी जाती है। एप्स्टीन के घरों में हर जगह कैमरा होने की बात सामने आई। सवाल ये नहीं है कि कैमराज थे या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। क्या एप्स्टीन पावरफुल लोगों की टेप्स बना रहा था ताकि अगर वो कभी पकड़ा जाए तो उसके पास एक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी हो, और अगर ऐसा था तो फिर वो टेप्स आज कहाँ हैं? जांच के दौरान फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एप्स्टीन की प्रॉपर्टीज पर रेड की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्ड ड्राइव्स मिली, सीडीज मिली जिन पर हैंड राइटिंग लेवल थे, जैसे नेम और नेम करके ऐसे प्लस थे। ये कोई रैंडम फाइल्स नहीं थी, ये टारगेटेड लगती थी कि किसी को टारगेट किया गया है इन फाइलों के लिए। लेकिन यहीं पर कहानी फिर अटक जाती है। फाइल्स पब्लिक हो गई, डॉक्यूमेंट्स अनसील हो गए, एलिगेशन सामने आ गए, मगर वो टेप्स जिनकी तरफ सब इशारा कर रहे थे आज भी गायब हैं। सवाल अब यह सिर्फ नहीं कि एप्स्टीन ने क्या किया, सवाल ये है कि उसने क्या रिकॉर्ड किया था और वो रिकॉर्ड आज किसके पास है। और शायद इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। और इसके बाद गैसलिन मैक्सवेल को 20 साल की सजा मिली और जेफरी एप्स्टीन मर चुका था, लेकिन सवाल था कि अब उसकी लिस्ट में शामिल बाकी ताकतवर लोगों का क्या होगा। जवाब साफ था, एक भी बड़ा नाम गिरफ्तार नहीं हुआ। लोगों में गुस्सा था, सोशल मीडिया पर बहस हुई, लेकिन कानून उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो इसमें थे। इन फाइलों का सबसे बड़ा असर पीड़ितों पर पड़ा। सैरा रैनसम और वर्जीनी गुफारे की बातें, जिन्हें सालों तक झूठ कहा गया, आखिरकार वह सच हुई। दुनिया ने माना कि वो गलत थी, वो
पीड़ित नहीं बल्कि सर्वाइवर्स थी। सिस्टम भले ही नहीं बदला लेकिन सच तो सामने आया। एप्स्टीन स्कैंडल में हमारी सोसाइटी के बारे में क्या बताता है? ये कि अगर आपके पास इनफ पैसा है तो आप अपने लिए अलग रियलिटी खरीद सकते हैं, आप इंसाफ खरीद सकते हैं, आप लोगों की चुप्पी खरीद सकते हैं। एप्स्टीन अकेला नहीं था, वो एक मशीन का पुर्जा था, एक ऐसी मशीन जो पावरफुल मर्दों को प्रोटेक्ट करती है और कामचोर लड़कियों को कुचल देती है। फाइल्स खोली गई हैं, राज बाहर आ गए हैं, लेकिन क्या ये सिस्टम बदला? शायद नहीं। एप्स्टीन के ब्लैक बुक में हजारों नाम थे, अभी जो फाइल्स आई हैं वो सिर्फ एक हिस्सा हैं। बहुत से डॉक्यूमेंट्स अभी भी सील्ड हैं, बहुत से वीडियोज अभी भी मिसिंग हैं। सवाल ये नहीं है कि ये एप्स्टीन ने क्या किया, सवाल ये है कि उसके पार्सन अभी भी वहीं बाहर घूम रहे हैं। अगला नाम किसका होगा ये पता नहीं। और क्या यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।